मीना बहुत ही होनहार लड़की थी, सबसे बड़ी और बहुत ही समझदार। लेकिन उसका सांवलापन उसके लिए दिन पे दिन अभिशाप बनता जा रहा था। मीना तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन उसके छोटे भाई बहन की तो कब की शादी हो चुकी थी। उसकी छोटी बहन अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसकी भाभी भी बहुत खूबसूरत थी। हर बात में मीना के सांवलेपन के लिए कोसती रहती थी। मीना ने स्नातक कर ली थी। अब उसके माँ बाप को भी उसकी चिंता सताने लगी। उसके पिता की उम्र हो चुकी थी। बहू को अपनी बेटी को जली कटी सुनने पर उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, पर कुछ बोल भी नहीं सकते थे। आज एक बार फिर मीना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। मीना अपने कमरे में बैठी बस आंसू बहाए जा रही थी। उसकी माँ उसके लिए लाल रंग की सलवार कमीज लेकर आई और कहा, बेटी इन्हें पहनकर ही उनके सामने आना, थोड़ा ढंग से तैयार होना। मीना ने कहा, माँ मुझे क्यों आप हर बार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए लड़कों वाले के पास भेज देती हो। उसकी माँ ने कहा, तुझे घर में बिठाकर भी तो नहीं रख सकती बेटी। तेरी भाभी तो वैसे ही हमें हर वक्त सुनाती रहती है। तेरी उम्र भी तो निकलती जा रही है। लेकिन माँ बस कर, चुपचाप तैयार होकर बाहर आ जाना, माँ ने गुस्से में कहा। मीना के पापा इधर उधर चक्कर लगाए जा रहे थे। मीना की माँ ने कहा, आखिर कब तक आप यूँ ही चक्कर लगाते रहेंगे। नहीं मीना की माँ, आज हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए, नहीं तो मेरी बहू मेरी बेटी को उम्र भर ताने मारती रहेगी। और अब नहीं देख सकते हमारी बेटी को यूँ दुखी होते हुए। कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी में लड़के के माँ बाप और खुद लड़का गाड़ी से उतरे। दरवाजे पर मीना के माँ बाप हाथ जोड़े खड़े थे उनके स्वागत में। मीना के पापा कहते हैं, साहब हमारी बेटी बहुत ही गुड़ी और समझदार है, जिस घर में जाएगी स्वर्ग बना देगी। हर बात में निपुण है मेरी बेटी। मीना की भाभी उसे चाय नाश्ते हाथ में लिए लेकर आती है। मीना के हाथ काँप रहे थे। उसे पता था कि यह लोग भी केवल उसके चेहरे की बदसूरती ही देखेंगे। जब मीना उनके सामने गई तो उसे देखते ही सबका चेहरा उतर गया। बात करते करते सब रुक गए। सूरज की माँ आरती कहती है, अरे ये तो बहुत काली है। भाई साहब आप ही देखिए, क्या यह हमारे बेटे के बराबर में बैठने लायक भी है। आप तो अपनी बदसूरत बेटी को मेरी लाखों में एक हीरे जैसे बेटे के गले बांध रहे हो। मीना के पापा ने मीना से कहा कि बेटी तुम अंदर जाओ। जब मीना अंदर चली जाती है रोते हुए, तब उसके पिता लड़के वालों से कहते हैं कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता मत ठुकराइए, नहीं तो बहुत बदनामी होगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ। सूरज के पिता रमेश बहुत लालची व्यक्ति था। कुछ सोचते हुए कहा, तो आप अपनी बेटी के दहेज में क्या दे सकते हैं। मीना के पिता सुभाष कहते हैं, जो आप चाहो। सूरज गुस्से में कहता है कि पापा आप ये क्या बोल रहे हैं। आरती ने कहा, तू चुप कर, बड़े बात कर रहे हैं ना। सूरज के चेहरे पे बहुत गुस्सा था। आरती कहती है, ठीक है फिर आप तो बस शादी की तैयारी करो जी। जब मीना की माँ ने बताया कि बेटी आज तेरा रिश्ता पक्का हो गया, मीना को तो यकीन ही नहीं हुआ। वह सोच रही थी, उन्होंने तो मेरे सामने ही मेरे सांवलेपन पे सवाल उठाया था, फिर एकदम से राजी कैसे हो गए। मीना की माँ बोली, ज़्यादा मत सोच बेटी, उन्होंने खुशी से हाँ किया है। घर जाकर सूरज कहता है कि आप लोगों ने ये क्या कर दिया। मैं उस बदसूरत लड़की को दोबारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और आप लोग ज़िंदगी भर के लिए मेरी शक पे बैठा दोगे। सूरज की माँ कहती है कि बेटा वो लोग मनचाहा दहेज देने के लिए तैयार हो गए, हमें और क्या चाहिए। एक बार अच्छा सा दहेज मिल जाए, उस काले का क्या, नौकरानी बनकर घर का काम तो कर ही लेगी। सूरज कहता है, आप लोग दहेज के लालच में मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। कुछ दिनों बाद मीना के पिता ने खूब धूमधाम से बेटी की शादी कर दी। मीना बड़ा सा घूंघट निकाले सूरज के साथ दरवाजे पे गृह प्रवेश के लिए खड़ी थी। औरतें भी बेसब्र थीं कि आरती ने आखिर किस चांद के टुकड़े को पसंद किया है। आरती मीना के कानों में कहती है कि घूंघट बिल्कुल भी मत उठाना। सूरज को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बिल्कुल भी खुश नहीं था इस शादी से। वह मीना के साथ खड़ा होने पर भी घृणा महसूस कर रहा था। आरती बहू का गृह प्रवेश करवा के घर के अंदर लेकर आई। सभी आस पड़ोस की औरतें कहने लगी, अरे आरती अब तो बहू की मुँह दिखाई कर दो, हम भी तो देखें कि आखिर आप किस खूबसूरत बहू लेकर आई हो। हम नज़र नहीं लगाएंगे। आरती ने बहुत बहाने बनाए, पर मीना का चेहरा नहीं छुपा पाई। जब औरतों ने जिद की तो आरती ने मीना का घूंघट झटकते हुए उठाया। सभी देखकर चौंक कर कहती है, ये क्या आरती, इतने बड़े शहर में ऐसी लड़की को बहू बनाकर। यह तो चाँद नहीं पूरा का पूरा दाग है। आपने
अपने राजकुमार सूरज के लिए किसे उठा लाई तुम? यह बताते हुए सूरज को बहुत ही शर्मिंदा कर रही थी और मीना के पास रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आरती तो बस आंखें गड़ा के मीना को घूर रही थी। रात को सुहाग रात थी। सूरज गुस्से में लाल पीला होकर बेड पे बैठा था। मीना दूध का गिलास लेकर कमरे में आती है। गिलास को टेबल पे रख कर सूरज के नज़दीक बैठने की कोशिश करती है कि सूरज उसे धक्का दे के नीचे ज़मीन पे गिराकर कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर बैठने की? तेरी औकात ज़मीन पर ही है और आज से वहीं सोओगी, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। मीना कहती है, शादी की है आपने? चुप कर, बाहर इतनी बेइज्जती करवा के मन नहीं भरा। सूरज चिल्ला के कहता है और बेड पे सो जाता है। मीना वहीं नीचे रोते रोते सो जाती है। मीना सुबह उठकर नित्यकर्म करके किचन में गई। सूरज के लिए चाय बनाने में डरी सी चाय कप हाथ में लेकर कुछ देर तक खड़ी रही, लेकिन फिर सूरज की ओर हाथ आगे बढ़ाया और उनके हाथ को छू के कहा, सूरज जी, आपके लिए चाय लाई हूँ, उठ जाइए। सूरज आंखें मलते हुए उठा। मीना को सामने देखा तो आंखें गुस्से से लाल पीली हो गई। मीना धीमे स्वर में बोली, सूरज जी, चाय पी लीजिए। सूरज ने चाय का कप उसके हाथ से छीना और उसके ही हाथों पे डाल दिया। गर्म चाय से मीना का हाथ जल गया। वह चिल्लाई तो सांस आई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मीना रोते हुए बोली कि मेरा हाथ जल गया है, इन्होंने गर्म चाय। चुप कर कलूटी, तुझे किसने कहा सुबह सुबह मेरे बेटे को अपनी बदसूरत दिखाने के लिए? सारी चद्दर खराब कर दी। यह रोना धोना बंद कर और इसे साफ कर पहले। आरती बोली, सूरज बेटा आजा, तेरे लिए गर्म नाश्ता बनाया है, जल्दी से नहा धो के डाइनिंग टेबल पे आ। मीना ने अपने चले हाथ पे थोड़ी दवाई लगाई और फिर काम में लग गई, क्योंकि उसके आंसू देखने वाला कोई नहीं था। मन हल्का करने के लिए माँ को फ़ोन किया। माँ, सूरज जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। माँ ने कहा, बेटी अभी एक दिन पहले ही तो शादी हुई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तू उन्हें सच संवर के रिझाने की कोशिश कर, उसके दिल का हाल जान। देख बेटी, हमने तो तेरा घर बसा दिया, अब उसे संवारेगी तू ही। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। मीना ने माँ के कहे अनुसार रात को एक लाल रंग की नाइटी पहन के अच्छी तरह तैयार होकर सूरज के पास जाती है। सूरज लैपटॉप में काम कर रहा था। मीना चेहरे पे थोड़ी मुस्कान लेके, मैं कैसी लग रही हूँ सूरज जी? जब 2-3 बार बोली तब सुना। सूरज मीना की तरफ देखकर उसके पास आया और मुस्कुराकर अपने हाथों की 2 उंगलियों को गाल से धीरे धीरे उसके कंधे पर लाता हुआ हाथ की कलाई को जोर से पकड़ा और आईने के सामने ले जाकर कहा, ऐसी लग रही हो, एकदम बदसूरत। और आईने की टेबल से लाली उठाकर उसके पूरे होठों पे लगाते हुए बोला, तुम्हें देखकर आईने को भी शर्म आ जाएगा। काजल की डिबिया से पूरे गाल और आंखों के नीचे तक लगा दिया और कहा, यही है तुम्हारा असली चेहरा, जो दिन पे दिन ऐसे ही बिगड़ता जाएगा। उसे धक्का देके कहा, फिर से अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरे पास से चली जाओ। मीना बाथरूम में पानी के शावर के नीचे बैठी जोर से रोते रोते कपड़े धोने वाली ब्रश से हाथों और चेहरे के कालेपन को उतारने की खूब कोशिश करती है। 3-4 दिन बाद सूरज के कुछ दोस्त आए। सूरज ने उन्हें बाहर बागीचे में ही बैठा दिया। उनमें से एक दोस्त ने कहा, यार सूरज, तुमने शादी भी कर ली और बुलाया भी नहीं, यहाँ तक कि दोस्तों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। एक दूसरा दोस्त बोला, चल यार, शादी में नहीं बुलाया लेकिन भाभी जी से तो मिला। सूरज परेशान हो गया और सोचने लगा, अब उस बदसूरत से इनको कैसे मिलाऊं? मिलाता हूँ तो पूरे ऑफिस में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यह सब मीना भी देख रही थी। सोचा कि यह लोग खास तौर से मुझसे मिलने आए हैं तो मुझे अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए। आईने के पास आकर ढेर सारा पाउडर लगाकर चाय नाश्ता लेके उनके पास गई। इससे पहले कि सूरज ने दोस्तों को बोल दिया था कि मेरी पत्नी अपने मायके गई है, मीना उनके पास आके कहती है कि नमस्ते जी, आप लोग मुझसे मिलने आए थे ना? मैं मीना, सूरज जी की पत्नी। सभी दोस्त चौंकते हुए, अरे सूरज, ये कौन है? सूरज कुछ शर्मिंदगी से, हाँ यही मेरी पत्नी है। ये देख सारे दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहते हैं, तभी तुमने शादी में नहीं बुलाया ना? इन्हें कहाँ से उठा लाए, कुछ ज़्यादा ही सुंदर हैं भाभी जी। सूरज ने मीना को तेज़ आवाज़ में कहा, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। मीना सभी को आश्चर्य से देख रही थी कि इतने पढ़े लिखे सभी लोग ही सुंदरता को महत्व देते हैं। क्या मन की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती? रोती हुई अंदर चली गई। रात को सूरज शराब पीकर घर लौटा। गिरने ही वाला था कि मीना ने उसे संभाल लिया और ले जाकर बेड पे सुला दिया। शराब के नशे में सूरज मीना के बहुत नज़दीक आ चुका था। सूरज कहता, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो।
दोनों में नज़दीकी बढ़ जाती है। सुबह उठकर मीना मुस्कुराते हुए सूरज के नज़दीक जाकर बैठती है। सूरज की आंख खुलते ही उसे धक्का देके कहता है, दूर हटो मुझसे। मीना कहती है, लेकिन रात को आपने शराब के नशे में। सूरज कहता है, रात गई बात गई, अपना मुंह बंद करो, समझी। कुछ दिनों बाद मीना की माँ का फ़ोन आया। कैसी हो बेटी तुम? मीना को रोना आ गया, लेकिन माँ को यही कहना, हम ठीक है माँ। उसकी आवाज़ भारी हो गई। माँ, आपसे बाद में बात करते हैं, हमें कुछ काम है, हम जाते हैं। तभी आरती मीना के पास आके कहती है, अपनी माँ को बोल देना कुछ रुपयों की ज़रूरत है, भेज देंगे। मीना आश्चर्य से देखती है। आरती फिर बोली, ऐसे क्या देख रही हो? उनके सर के इतने बड़े बोझ को उतार दिया, अब क्या कुछ भी नहीं ले सकते? तभी अचानक मीना का जी मचलाने लगा। जल्दी से बाथरूम में गई और उल्टियाँ करने लगी। आरती समझ गई कि मीना को पता चल गया कि वह माँ बनने वाली है। छत पर कपड़े उतारने गई, तभी वहाँ आरती और सूरज आकर मीना की चोटी पकड़ के कहते हैं, यह किसका पाप ले आई रे? मेरा बेटा तो तुझे देखना भी पसंद नहीं करता। सूरज कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यह बच्चा जिसका भी हो तुमको गिराना ही पड़ेगा। नहीं माँ जी, यह इसी घर का चिराग है, मैंने सूरज जी के अलावा किसी दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचा। मीना गिड़गिड़ाते हुए बोली। जब दोनों नहीं माने तो उन्हें धक्का देकर कहा, आपको इस बच्चे को ख़त्म करने नहीं दूंगी, और दौड़कर अपने कमरे में जाकर माँ को सारी बात बता दी। मीना के माँ बाप आए। सूरज और उसके मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारी बेटी पदचलन नहीं है, वो सूरज के सिवा किसी और के बारे में कभी नहीं सोच सकती जी। आरती कहती है, तो भाई साहब आप कहना क्या चाहते हैं? अरे हमारा बेटा इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता, ना जाने किसका पाप मेरे बेटे पर थूप रही है। मीना के पापा सूरज के पैरों में गिर के कहते हैं, बेटा मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो, वो आपके अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोच सकती। मेरी बेटी को समाज की ठोकरों खाने से तुम ही बचा सकते हो। अपने पापा को ऐसे गिड़गिड़ाते देख मीना ने उन्हें उठाकर कहा, बस पापा, अब आप इनके सामने हाथ ना फैलाएं। मेरी खुशी के लिए आप जाइए, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। उसके पापा कहते हैं, नहीं बेटी। मीना चिल्ला के कहती है, पापा आप जाइए ना, आप ही तो कहते हैं पापा बेटी की अर्थी ही उठती है ससुराल से। मीना के मम्मी पापा रोते ही वहाँ से चले गए। सूरज मीना का हाथ पकड़ के कहता है, बहुत बहादुरी आ गई है तुम में, अभी अंदर चल, सारी हेकड़ी निकालता हूँ। तीनों मिलकर मीना को एक कमरे में बंद करते कहते हैं, जब भूख प्यास पड़ेगी तो खुद ये घर छोड़ के चली जाएगी। सूरज के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं उसके माता पिता। रमेश को एक बहुत अमीर घर की लड़की का रिश्ता मिल जाता है सूरज के लिए। मीना 2 दिन तक भूख से तड़प कर बेहोश हो जाती है। आरती और रमेश ने लड़की वालों को कहा कि हमारी पहली बहू बहुत ही बदचलन थी, इसीलिए उसे सूरज ने छोड़ दिया, और दूसरी शादी हम कोर्ट में ही करेंगे जल्दी। सूरज देखने में बहुत सुंदर था, अच्छी सैलरी थी, इसीलिए लड़की वाले भी कोर्ट में शादी के लिए राजी हो गए। रमेश ने कहा कि आप लोगों को जो देना है दहेज में वो कैश में ही दे देना, शादी करके फालतू खर्च करने से क्या फ़ायदा। स्वाति भी बहुत सुंदर थी, जिससे सूरज की दूसरी शादी होने वाली थी। तीसरे दिन सूरज और स्वाति की कोर्ट में शादी हो गई। स्वाति के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसीलिए अपनी बेटी को और उसकी सास को खूब गहने तोहफे में दिए, और भी बहुत कीमती तोहफे दिए। आरती स्वाति का गृह प्रवेश कराते ही मीना के पास गई और धीरे से कहा, देख हमने सूरज की दूसरी शादी कर दी, उसके सामने कुछ भी मत बोलना, नहीं तो हम ज़बरदस्ती इस बच्चे को गिरा देंगे। तेरे लिए खाना लाती हूँ, खा के काम में लग जा, वरना इस बार भूखी रही तो तेरे बच्चे के साथ तेरा भी राम नाम हो जाएगा। और हाँ, अपना बोरिया बिस्तर नौकरानी के कमरे में लगा लियो। मीना की भूख से बुरी हालत थी, शरीर में बहुत कमजोरी आ गई, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। मीना ने उसकी बात मानकर जब स्वाति ने बाकी की रस्म कर ली, तब अपना सारा सामान वहाँ से हटा लिया। मीना खाना खाकर काम में लग गई, लेकिन वह सूरज से प्यार करने लगी थी। उसके साथ किसी दूसरी औरत को देख के मीना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। बस करो यार मम्मी जी, और कितनी रस्म करवाओगी, बहुत बोर हो रही हूँ इन फालतू की रस्मों से। ये लो मेरे सोने की अंगूठी, मेरी जगह इसी की करवा दो, और जल्दी से मेरा कमरा बताओ, मुझे सोना है। स्वाति झुंझुलाकर बोली। यह देख सूरज और उसके मम्मी पापा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। अरे आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, यह नहीं होगा। फिर स्वाति ने उनकी तरफ देखकर बोली। आरती झूठी सी मुस्कुराहट देकर कहती है, हाँ हाँ चलो ना बहू, तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। आरती कमरा दिखाकर वापस जाने लगती है तो स्वाति कहती है,
मम्मी जी मेरे लिए एक गिलास जूस भिजवा देना। आरती कहती है अभी हमारी नौकरानी को भेजती हूँ जूस लेकर। आरती मीना को आवाज़ दे के कहती है मीना, हमारी नई बहू के लिए ताज़ा फलों का जूस निकाल के अभी लेकर जाओ उसके पास। मीना जूस लेकर स्वाति के पास जाती है और कहती है जूस लाई हूँ आपके लिए स्वाति। स्वाति कहती है स्वाति नहीं मैडम बोलो, यहाँ के नौकरों को जरा भी तमीज़ नहीं। मीना कहती है जी मैडम गलती हो गई। स्वाति शाम को जींस टॉप पहन के हाथ में पर्स लिए कहीं जा रही थी। आरती कहती है अरे बहू कहाँ जा रही हो, आज तो तुम्हारी सुहाग रात है ना। स्वाति बोली क्या? मम्मी जी मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ और आज के लिए कोई रात मेरे लिए खास नहीं जो आप मुझे रोक रही हो। और प्लीज़ यार मम्मी जी मुझे बहू कहना बंद कर दीजिए। स्वाति बोली। यह कह के स्वाति के पापा ने जो नई गाड़ी दी उसमें बैठकर चली जाती है। आरती की हिम्मत नहीं हुई उसे रोक सके। बहुत देर हो गई। बेटा स्वाति बहू अभी तक घर नहीं आई। आरती सूरज से कहती है। सूरज भी चिंतित सा कहता है आपको जाने ही नहीं देना चाहिए था माँ, आज उसे बोल ही दूंगा, अब शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा। मीना नौकरानी के साथ सारा काम खत्म करके सो जाती है। नींद तो कहाँ आने वाली थी, बस करवट बदल रही थी, आंखों में आंसू लिए। 2 बजे स्वाति घर आती है लड़खड़ाते पैरों से नशे में। स्वाति के इंतजार में तीनों जगह थे। उसे देख सूरज गुस्से में आके कहता है देखो स्वाति, हमारी शादी में घर के बाद बहुएं घर संभालती हैं, आपके जैसे दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करती। स्वाति जोर से हंसती है। घर संभालने के लिए नौकरानी और बुला दूँ मेरे पापा के यहाँ से? मम्मी जी समझाओ अपने बेटे को, मैं एक खुले विचार वाली लड़की हूँ, तुम लोगों की कैद में रहने वाली नहीं। बड़बड़ाती हुई ज़मीन पर ही गिर जाती है। आरती रोती हुई कहती है अरे मेरी बेटी की तो किस्मत ही फूटी है, एक मिली बदसूरत और दूसरी तो बेटा इसे कमरे में ले जाकर सुला दे। सुबह उठते ही स्वाति जोर जोर से चिल्लाती है मम्मी जी मेरे लिए नींबू पानी भेजिए, सर फटा जा रहा है। सूरज बाथरूम से आके कहता है क्यों रात वाली अभी उतरी नहीं क्या? देखो स्वाति यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो। स्वाति कहती है कौन से तुम्हारे हिसाब से सूरज, जब तुमने मेरे पापा से नोटों की गड्डी अपने जेब में डाली तब तो नहीं कहा था कि आपकी बेटी को कठपुतली बना के ले जा रहा हूँ। और सुनो सूरज, मैं आजकल के ख्यालातों वाली लड़की हूँ, तुम्हारे हिसाब से नहीं, अपने तरीक़ों से जीऊँगी। तभी वहाँ मीना स्वाति के लिए नींबू पानी लेकर आती है। मीना को देख सूरज कमरे से बाहर चला जाता है। मीना कहती है लीजिए मैडम जी आपके लिए नींबू पानी लाई हूँ। स्वाति गुस्से में थी, हाँ तो रख दो मेरे सर पे। मीना टेबल पे रख के आ जाती है। आरती स्वाति के पास आके कहती है स्वाति आज तुम्हारा किचन में पहला दिन है, इसलिए आज तुम्हें कुछ मीठा बनाना है। स्वाति का गुस्सा आसमान पे था। बोली कितनी बार कहा है आपको, यह फालतू की रस्म मुझसे नहीं होती। घर में नौकरानी है ना, फिर मुझे क्यों परेशान कर रही हो आप? प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। और हाँ मेरे पापा से बोल के आपने जिस तरह कैश और जेवरात लिए थे ना, उसी तरह एक नौकरानी भी मंगा लो आपकी ये फालतू की रस्म करने के लिए। आरती को उसकी बात कांटे की तरफ चुभी, लेकिन उसके बाप ने खूब सारे रुपये देकर उसकी जुबान पे ताले जड़ दिए थे। आरती ने नज़र भर मीना की तरफ देखा जो केवल उसके वारिस को दुनिया में लाने के लिए इतने दर्द सह रही थी, और स्वाति को इतना ही कह पाई ठीक है स्वाति कोई बात नहीं, जब तेरा मन हो तब कर लेंगे। स्वाति सुंदर तो बहुत थी, लेकिन सुंदरता से घर नहीं चलता है तो अच्छे संस्कारों से, जो स्वाति में 10% भी नहीं थे। रात को देर तक दोस्तों के साथ पार्टी करना, आरती की एक भी बात ना मानना, सभी घर वाले कुछ ही दिनों में उससे बहुत तंग आ गए थे। आरती को भी जो भी मुंह में आता बस बोल देती। धीरे धीरे सूरज की नज़र स्वाति की जगह मीना को ढूंढने लगी। उसी मीना की अच्छाई दिखने लगी। इंसान को कोयले और हीरे में फर्क बहुत देर से ही समझ में आता है। स्वाति सूरज को बिल्कुल भी समय नहीं देती, बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती रहती। जब कोई टोकता तो अपने पापा को रूप झाड़ देती। आज जब सूरज ऑफिस से आया तो मीना किचन में काम कर रही थी। सूरज सीधा उसके पास गया, बोला मीना तुमने खाना खाया? मीना कुछ बोल ही नहीं पाई। जी नहीं सूरज जी। सूरज बोला चलो टेबल पे हम दोनों साथ में ही डिनर करेंगे। नहीं सूरज जी आप खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। स्वाति और मीना में सूरज को फ़र्क समझ में आने लगा था, क्योंकि जब तक सूरज खाना नहीं खाता मीना भी उसके इंतज़ार में बैठी रहती। यह बात आरती ने भी देखी। जहाँ स्वाति को किसी के बारे में कोई फ़र्क नहीं, वही मीना के भरोसे पे पूरा घर था जिसे वो बखूबी से संभाल रही थी। एक दिन आरती की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बुखार से पूरा शरीर तपने लगा। जब मीना कमरे में झाड़ू लगाने गई तो मम्मी जी क्या हुआ आपको? छू कर देखा, अरे आपको तो बहुत तेज़ बुखार है।
मीना सारा काम छोड़ के पहले उनके लिए दवाई लाई, फिर ठंडे पानी की पट्टी उनके सिर पे रखने लगी। स्वाति चिल्लाती हुए मीना के पास आई, अबे वो नौकरानी, तुझे कितनी बार कहा मुझे नींबू पानी बना दे, मेरा सर फट रहा है। रुकिए ना मैडम जी, इनको बहुत तेज सी बुखार है, मीना शांत स्वर में बोली। स्वाति फिर से चिल्लाते हुए बोली, अरे तू इतनी सी देर में मर नहीं जाएगी। थोड़ी देर में वहाँ सूरज और उसके पिता आ जाते हैं। सूरज स्वाति को एक थप्पड़ जड़ देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसे बोलने की? स्वाति चिल्लाते हुए बोली, अब तुम सबको इस थप्पड़ का हिसाब देना होगा। आरती की भी आंख से आंसू बहने लगे। स्वाति रोती हुए कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में स्वाति के पापा पुलिस लेकर आ गए और बोले, इंस्पेक्टर साहब अंदर कर दो इन सबको, मेरी बेटी को दहेज के लिए परेशान करते हैं। स्वाति के पापा कहते हैं कि और ये लोग मेरी बेटी के साथ मारपीट भी करते हैं दहेज के लिए। रमेश कहता है, नहीं साहब ये झूठ है, हमने तो स्वाति बेटी की हर फरमाइश पूरी की, किसी बात पे कभी नहीं रोक लगाई। आरती मीना का सहारा लेकर बाहर आती है और बोली, ये क्या बोल रहे हो समधी जी, आपकी बेटी को सराखों पे रखा, उसका हमें यह सिला मिला। स्वाति के पापा कहते हैं, मेरी बेटी को बड़े नाजों से पाला है, आपकी बेटी की हिम्मत कैसे उस पे हाथ उठाने की। आरती मीना की तरफ देखकर कहती है, जिसको हमारी शिकायत करनी थी उसने तो कभी एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप सहती रही। कहती हुई रो पड़ी। सूरज भी आज पहली बार मीना को प्यार की दृष्टि से देखकर सोचता है, मीना ने सिर्फ अपने अंश को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने हमेशा इसकी बेइज्जती की। हे भगवान, बस एक मौका मिल जाए अपनी सारी गलती फिर से सुधारने का। मीना और मेरी बच्ची को कभी तकलीफ नहीं दूंगा, मुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए। मीना कहती है, नहीं सर, मेरे मालिक लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने स्वाति मैडम को बदतमीजी करने पे हाथ उठाया था। मीना को ये भी डर था कि इन्हें मेरी और सूरज की शादी के बारे में पता चल गया तो एक और जुर्म सामने आ जाएगा कि पहले की होती हुई दूसरी शादी कर ली। तभी स्वाति भी वहाँ आकर कहती है, पापा आप इन पे लगाए केस वापस ले लीजिए, इन्हें जेल में नहीं जाने दीजिए, नहीं भेजना मुझे। स्वाति के पापा केस वापस लेते हैं। इंस्पेक्टर यह करके चले जाते हैं, अब तो हम जाते हैं, बाद में जब ज़रूरत पड़े बुला लेना। स्वाति मीना की तरफ जाकर उसके गले लग जाती है। सब घर वाले और मीना हैरानी से स्वाति को देखते हैं। स्वाति आंखों में आंसू ले कहती है, मीना यही लोगों को दिखाना है कि तू कितनी दिल की अच्छी है। मीना कहती है, मैं कुछ समझी नहीं स्वाति मैडम। स्वाति बोली, मैडम नहीं, तेरे बचपन की सरफिरी दोस्त प्रिया। मीना बोली, प्रिया जो बचपन में अमेरिका चली गई थी, उसके जाने के बाद मेरी कभी कोई दोस्त नहीं बनी। स्वाति बोली, हाँ मैं वही प्रिया जो बचपन में भी तुझे काले बोलने वाले के दांत खट्टे कर दिया करती थी। मीना बोली, तू और सूरज जी से शादी? अरे मीना मुझे पूरी बात तो बताने दे, तू चिंता मत कर, तेरे पति ने मुझे छुआ भी नहीं। कुछ ही दिनों पहले मैं भारत आई, मैं और आते ही तुझसे मिलने तेरे घर गई। वहाँ अंकल आंटी बहुत रो रहे थे। उन्होंने जब मुझे सारी बात बताई तो पहले मैंने सोचा कि तुझे टॉर्चर करने वालों के जुर्म में जेल डलवा दूँ, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गई, अगर जेल डलवा दिया तो लोगों को कैसे पता चलेगा तेरी अच्छाई का, जो तुझे बदचलन बोल रहे थे। उन्हें बताना है कि जिस औरत ने घर के बाहर कभी शादी के बाद कदम नहीं रखा, जो देवता की तरह अपने पति को पूजती है, वो बदचलन है। तो स्वाति जैसी बिगड़ी हुई अमीर लड़की जो रात भर दोस्तों के साथ शराब पीती, उसको क्या कहेंगे? मुझे आंटी ने बताया कि तू सूरज जी से कितना प्यार करती है और यह तेरे सांवलेपन की वजह से अपने बच्चे तक को नहीं अपना रहे। सिर्फ इन्हें तुम्हारी अच्छाई देखने के लिए मैंने ये सब नाटक किया। मीना, ये मेरे पापा नहीं बल्कि हमारे वकील साहब हैं, जिन्होंने मेरी और सूरज की झूठी शादी करवाई। जब इस शादी की पहली रात को तुझे यूँ तड़पते देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा यह नाटक अभी रोक दूँ, पर तुझे तेरा हक जो दिलाना था और इन लोगों पे बहुत गुस्सा आया। तू जानती है ना, मेरे पास पैसों की कमी नहीं, बस तुझे खुशी दिलाने के लिए। सूरज स्वाति से कहता है, प्रिया आपने सच में हम सब की आंखें खोल दी। मीना की अच्छाई तुम्हारे बर्ताव के बाद नज़र आई। सूरज मीना के नज़दीक जाकर कहता है, मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन यकीन मानो मीना, मुझे एहसास हो गया है अच्छाई सुंदरता के साथ गुण भी होने चाहिए, अगर नहीं तो सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। मैं जानता हूँ कि मेरा ही बच्चा तुम्हारी कोख में है, बस लोगों के तानों के डर से मुझे बहुत कमज़ोर बना दिया।
आरती स्वाति के दिए गहनों को उसके हाथ में थमाते हुए कहती है, यह सब समझ में आ गया कि दहेज और सुंदरता से नहीं बल्कि गुणवान और संस्कारी बहू से घर संवरता है। प्रिया बेटी, तुमने हमारी आंखें खोल दी। जो मीना जैसे हीरे को हम कोयला समझ बैठे। आरती रो पड़ी। मीना बोली, आप सब लोग माफ़ी मत मांगिए, देर से ही सही हमारा हक मिल गया, और वो भी हमारी बचपन की दोस्त प्रिया के कारण। प्रिया, तुम्हें कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। प्रिया बोली, बस कर यार, दोस्ती में सब चलता है। रमेश मीना के पापा से कहते हैं, आप सही थे समधी जी, आपकी बेटी जहाँ जाएगी घर को स्वर्ग बना देगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।